नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा और पीएम मोदी को तगड़ा झटका दिया है। चुनाव में जिस उम्मीद से बीजेपी उतरी थी, उसकी वो उम्मीदें जनता ने तोड़ दी और एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सपने को तोड़ के रख दिया, जिसने नरेंद्र मोदी के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। यही कारण है कि सहयोगियों की बैसाखी के सहारे सरकार बनाने और एनडीए के साथियों के रहमो करम पर प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की मुश्किलें कम होने की बजाय और हर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि इस बार ये सहयोगियों के साथ बनी सरकार है, जिसके चलते पूरे 5 साल तक पीएम को अपने इन एनडीए के साथियों के साथ में रखना होगा और उन्हें खुश और संतुष्ट भी रखना होगा। वरना किसी भी समय अगर एक दो साथी बिदक गए और नाराज हो गए तो मोदी जी की कुर्सी डगमगा जाएगी। अब इस बार ना तो मोदी की तानाशाही चल पाएगी और ना ही तारा और सितारा की जोड़ी एक बंद कमरे में हर फैसले ले सकेगी। यही कारण है कि अभी सरकार बने 1 महीने का वक्त भी नहीं बीता है कि पीएम मोदी पर चौतरफा वार होने लगे और उनके सहयोगी अपनी अपनी मांगों को लेकर बीजेपी को घेरने लगे। नौबत ये आ गई कि सहयोगी ही नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर से भी अब आवाजें बुलंद होने लगी। जाहिर है कि ये वो ही आवाजें हैं जो अभी तक मोदी की तानाशाही के चलते दबी हुई थी, लेकिन अब जब हालात बदल चुके हैं और नरेंद्र मोदी खुद बैसाखियों के सहारे वाली कुर्सी पर प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं, तो अब बीजेपी के अंदर से और सहयोगियों के मुंह से भी अपनी अपनी आवाजें और मांगे तेज होने लगी हैं। साफ शब्दों में कहें तो लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत पाने से दूर रही बीजेपी को अब एनडीए के अंदर से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के लिए चुनौतियां मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के अंदर भी कई नेताओं ने हार को लेकर बयानबाजी की है। इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की हार के बाद उनकी और बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच हुई जुबानी जंग का मामला भी शामिल है। इन सबके पीछे का कारण है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में अपने लक्ष्य तय तक पीछे रह गई और पीएम मोदी की बड़ी बड़ी बातें धरी की धरी रह गई। जनता ने प्रधानमंत्री का सारा अहंकार तोड़ दिया। वर्तमान समय में जिन मुद्दों व बातों से बीजेपी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ी हैं, उनमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का आरक्षित सीटों पर नियुक्ति के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखना, महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार से गठबंधन तोड़ने की मांग और महाराष्ट्र में महायुति में मचा बवाल, पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से एनडीए के विधायकों का दिल्ली आना और बिहार में नीतीश बाबू को लेकर पार्टी के अंदर ही मचा असंतोष व जेडीयू का बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग शामिल है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब बीजेपी को उसके सहयोगी और खुद बीजेपी के अंदर से भी दबाव बनाया जा रहा है, जो पूरी भाजपा और पीएम मोदी के लिए परेशानी का सबब बनते हुए हैं। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर सबसे बड़ा झटका कहीं लगा है तो वो 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा पिछले 2 टर्म से सत्ता में है और पिछले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में उसने यहां पे क्रमशः 73 और 62 सीटों पर कब्जा जमाया था। ऐसे में इस बार भाजपा ने प्रदेश की 80 में से 70 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लग गया। भाजपा यूपी में सिर्फ 33 सीटों पर सिमट के रह गई और उसकी सहयोगी अपना दल जो है वो जैसे तैसे करके 1 सीट जीत पाए, वो भी खुद पार्टी प्रमुख अनुप्रिया पटेल। यानी कि यूपी में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन नतीजों के बाद से ही यूपी में बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है और पार्टी के अंदर से नाराजगी की खबरें और बगावत की आवाजें लगातार उठ रही हैं। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी खतरे में पड़ी है। ऐसे में अब यूपी से बीजेपी के सामने एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल एनडीए की सहयोगी अपना दल की मुखिया अनुप्रिया द्वारा भर्ती में आरक्षण के मुद्दे को हवा देते हुए सीएम योगी को पत्र लिखने के बाद से यूपी में सियासत गरमाई हुई है और भाजपा पर उसके अपनों ने ही जो है सवाल उठा दिया है। पत्र में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिखा कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ये कहकर छांट दिया जा रहा है कि वो योग्य नहीं है। बाद में इन पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे और अहम कदम उठाए। अब इस पत्र के बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने कयास लगा रहे हैं। वहीं इस पत्र के सामने आने के बाद प्रदेश में ये
ये संदेश गया कि बीजेपी के सहयोगी दल उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजों के बाद हुई प्रदेश में बीजेपी की समीक्षा बैठक में ये सामने आया कि पार्टी को SC, ST, OBC वर्ग के मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने इन वर्गों के अभ्यर्थियों की नौकरियों का मामला उठाकर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। हालांकि योगी सरकार ने अपने जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है, लेकिन अनुप्रिया पटेल के इस पत्र का सहयोगियों द्वारा बीजेपी पर दबाव बनाने का साफ संदेश किया, क्योंकि अनुप्रिया के बाद एनडीए के एक अन्य घटक दल ने भी प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि जब सीएम योगी संसद में थे तब वो सदन में मुद्दा उठाते थे और कि निषाद समाज को आरक्षण दिया जाए। कहते थे कि निषाद आरक्षण के हकदार हैं, मगर अब सरकार में आने पर इस पर चर्चा भी नहीं हुई है। ऐसे में लोगों को निराशा महसूस होती है। साफ है कि यूपी से बीजेपी के खिलाफ आवाजें उठनी अब तेज हो गई हैं, जबकि अभी तो 1 महीने का वक्त भी नहीं गुजरा है। उत्तर प्रदेश जैसे ही हाल महाराष्ट्र का भी है। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ ही एनडीए को भी इस बार बड़ा झटका लगा है। 2 प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़कर अपने साथ मिलाने के बाद भी बीजेपी को महाराष्ट्र में 2019 के मुकाबले भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब नतीजे सामने आने के बाद से ही महाराष्ट्र में महायुति के अंदर बवाल मचा हुआ है और बीजेपी के सभी सहयोगी एक दूसरे पर निशाना साधते दिख रहे हैं। अजित पवार ने जहां केंद्रीय मंत्री का पद ना मिलने पर नाराजगी जताते हुए सरकार में शामिल होने से ही इनकार कर दिया, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने भी महाराष्ट्र में एनडीए को हुए नुकसान के लिए बीजेपी के 400 पार के नारे को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके अलावा कई दबी आवाजें खुद बीजेपी के अंदर से ही उठने लगी हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पार्टी आलाकमान से नाखुश ही बताए जा रहे हैं। वहीं नतीजों के बाद से बीजेपी के अंदर से एनसीपी से गठबंधन को लेकर भी खुलकर के नाराजगी सामने आ रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी की पुणे इकाई के जिला उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी ने इस बात की जोरदार वकालत की थी कि अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद एनसीपी की ओर से भाजपा नेता के बयान के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई गई थी। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखे गए एक लेख में भी महाराष्ट्र में बीजेपी के एनसीपी के साथ गठबंधन करने के फैसले को गलत बताया गया था। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में भी गठबंधन को लेकर असंतोष सामने आया था और विश्लेषकर एनसीपी को एनडीए में शामिल करने को लेकर नाराजगी दिखी थी। साथ ही शिवसेना को लेकर भी दबी जुबान में निराशा जाहिर की गई है। दिल्ली में हुई भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में जब लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन की समीक्षा की गई तो ये बात सामने आई थी कि गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के बीच सामंजस्य की कमी थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी वाला ये महायुति गठबंधन कितने दिनों तक चलेगा। क्या विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी अपने दोनों सहयोगियों में से किसी एक या फिर दोनों से अलग हो सकती है? जाहिर है कि महाराष्ट्र में भी सहयोगी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी इसी तरह असमंजस में रही तो महाराष्ट्र में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसके लिए सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा करना मुश्किल हो जाएगा। इसी के अलावा बिहार में भी नतीजों के बाद जो है वो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो है ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। बिहार में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ तो वहीं नीतीश बाबू ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो अभी भी बने हुए हैं। यही कारण है कि पहले बीजेपी की ओर से कहा गया था कि एनडीए विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेगा, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही भाजपा नेता के पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई, क्योंकि ऐसा लगा जैसे बीजेपी अब नीतीश बाबू को साइडलाइन करने का प्लान बना रही है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू भी बीजेपी पर दबाव बनाने की प्लानिंग में लगी हुई है। दिल्ली में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर जोर देते रहे। ऐसे में जेडीयू ने अपनी मांग को दोहराते हुए प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। यानी विशेष राज्य का दर्जे की मांग करके जेडीयू भी बीजेपी और पीएम मोदी पर दबाव बना रही है। नीतीश की फितरत और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश की ये मांग काफी अहम है। इसके चलते बीजेपी और पीएम मोदी दबाव में है। वहीं मणिपुर से भी बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है। मई 2023 से जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर से एनडीए के विधायक दिल्ली आए थे। सूत्रों ने बताया कि कई विधायकों ने राज्य में चल रहे संकट से राज्य सरकार जिस तरह निपट रही है उस पर नाखुशी जाहिर की और वे केंद्रीय नेतृत्व तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उन्हें जनता के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। एनडीए के सहयोगी दल के एक विधायक ने कहा कि वो चाहते हैं कि मणिपुर को लेकर कोई सख्त राजनीतिक फैसला लिया जाना चाहिए। विधायकों के दिल्ली पहुंचने के बाद
बाद से ही ये बात सामने आ रही है कि राज्य में एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को उनके पद से हटाने की मांग कर रहा है। मणिपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे भी बीजेपी के लिए खराब रहे हैं। 2019 में जहां कांग्रेस को इस राज्य में कोई सीट नहीं मिली थी, वहीं इस बार पार्टी ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की है और बीजेपी ने उसे पिछली बार मिली एक सीट भी गंवा दी है। साफ है कि पीएम मोदी और बीजेपी के लिए इस बार पूरे 5 साल सरकार चलाना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार हालात जो हैं वो 2014 और 19 से बहुत अलग हैं। इस बार मोदी अपनी तानाशाही और अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएंगे, बल्कि उन्हें सहयोगियों को भी पूरा सम्मान और साथ देना पड़ेगा, वरना कब कुर्सी नीचे से खिसक जाए पता भी नहीं चलेगा। यही वजह है कि अभी नई सरकार बने 1 महीना भी नहीं बीता है कि बीजेपी और पीएम मोदी पर चौतरफा उसके सहयोगी और पार्टी के लोग भी दबाव बनाने लग गए हैं। फिलहाल देखना है कि अब इन चुनौतियों से साहेब और बीजेपी कैसे निपटते हैं। इस खबर में तो फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।